नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। दोस्तों, चुनाव भले ही बिहार में होने वाले हैं, लेकिन सियासी पारा उत्तर प्रदेश का भी बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। सूबे की राजनीति से एक ऐसा अपडेट सामने आ रहा है जिससे आगामी दिनों में सियासी तस्वीर बदलने की पूरी संभावना है। एक और लंबी सियासी पारी खेलने के बाद केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सिमटी बसपा एक बार फिर सियासत में जीवंत होने जा रही है। तो उधर रामपुर से आई एक मुलाकात की तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। 23 महीने की जेल काटकर बाहर आए आजम खान से मिलने अखिलेश यादव पहुंचते हैं और इस मुलाकात के अपने सियासी माने निकाले जा रहे हैं। वहीं कल यानी 9 अक्टूबर को बसपा लखनऊ में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कल बसपा के संस्थापक काशीराम जी का 19वां परिनिर्वाण दिवस है और लंबे अंतराल के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती मंच पर होंगी। इस खबर ने सियासी खेमों की हलचल बढ़ा दी है। 27 से पहले बहन जी की पार्टी का पावर शो करने की जिम्मेदारी उनके भतीजे आकाश आनंद को सौंपी गई है और सबकी निगाहें इस वक्त बसपा के सियासी मेगा इवेंट पर टिकी हैं। आज रामपुर में अखिलेश और आजम खान की बंद कमरे में मुलाकात और कल बहन जी का पावर शो। यूपी की सियासत में इसका कितना असर होगा, सियासत के कोल्ड वॉर में किसका होगा बेड़ा पार, और क्या है सपा बसपा का 27 वाला प्लान? क्या फिर साइकिल पर सवार होगा हाथी? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या हाथ के साथ साथ आजम और अखिलेश के दिल भी हो गए साथी? इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए जो उन्होंने आजम खान से मुलाकात के बाद दिया है। और इधर उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा। वो स्वास्थ्य को लेकर के और हालचाल लेने में पहुंचा हूँ। बहुत अच्छी बात हुई अखिलेश यादव ने जहां आजम खान से मुलाकात की, लंबे समय के बाद ये मुलाकात हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में बसपा की अगर बात की जाए तो चुनावी सफर भी देख लेते हैं बसपा का। 1989 में 13 विधायक बसपा के बनते हैं। 372 सीटों पर चुनाव लड़ती है बसपा और जमानत जब्त हो गई 282 सीटों पर। वोट प्रतिशत की बात करें तो 9.41% वोट हासिल हुए थे 1989 के चुनावों में। 1991 के चुनाव में 12 विधायक चुने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के 386 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बसपा और यहां भी कुछ खास वोट फीसदी हासिल होते नजर नहीं आए। मात्र 9.44% वोट ही हासिल हुए बसपा को। 1993 के चुनावों की बात की जाए तो 67 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती है। 164 सीटों पर माफ कीजिएगा 164 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 67 सीटें बसपा के अकाउंट में आती हैं, खाते में आती हैं। 40 सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाती है और 11.12% वोट फीसदी हासिल होता है। यानी वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो मोटा 2% का इजाफा यहां पर देखा जा रहा है। 1996 की बात की जाए, यहां भी 67 सीटों पर विधायक चुने जाते हैं। 296 कुल सीटें जिन पर बसपा चुनावी मैदान में होती है और 28 सीटें ऐसी जहां पर जमानत जब्त हो जाती है। 2002 98 सीटों को हासिल करने में सफलता हासिल होती है बसपा को और 2002 वही ईयर था इलेक्शन का जब बसपा के लिए एक अच्छा साल ये साबित होता है, क्योंकि इसके बाद के जो चुनाव आते हैं 2007 के, वो चुनाव जो है पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीर पलटने वाले इसलिए भी होते हैं क्योंकि इसी साल मायावती मुख्यमंत्री पद पर काबिज होती हैं। 206 सीटें खाते में आती हैं बसपा के। 403 सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है बसपा और 36 सीटें हालांकि अभी भी ऐसी थी जिन पर जमानत जब्त हो गई। 30.43% वोट हासिल हुए थे बसपा को 2012 में। इसके बाद जो ग्राफ था बसपा का वो 2012 से गिरता नजर आया। 80 सीटें ही हासिल कर पाई बसपा। 2017 के चुनावों की बात की जाए तो 19 और 2022 में मात्र एक सीट पर सिमट कर रह जाती है बहुजन समाज पार्टी और वोट फीसदी जो है वो 12.08% पर सिमट गया। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बसपा की जो सियासत है उसका एक तरीके से इसे दी एंड भी मान लिया गया। हालांकि इस चुनाव के इतर अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की तो 2019 का साल नहीं भूलना चाहिए जब साइकिल पर सवार होकर हाथी चुनावी मैदान में उतरा था और समाजवादी पार्टी के साथ का बसपा ने भरपूर फायदा भी उठाया था। 10 सीटें हासिल हुई थी बसपा को, सपा को 5 सीटें ही मिल पाई थी और अब कल
बसपा का मेगा इवेंट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। ये जो शक्ति प्रदर्शन कल मायावती करने जा रही हैं, कल बहुत लंबे अरसे के बाद एक मंच से वो जनता को संबोधित करने जा रही हैं, उसका कितना असर आगामी चुनावों पर पड़ने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ने जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांगी द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी, कल बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मंच पर दिखेंगी और भाषण देती हुई नजर आएंगी। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि कल मायावती बहन जी क्या कुछ बोलेंगी। देखिए, बहुजन समाज, अदिति जी एक बात समझ लीजिए, बहुजन समाज पार्टी अभी लाख क्या नाम है मृत प्राय हो गई है उत्तर प्रदेश में। उसका एकमात्र एक विधायक है और जो रसड़ा बलिया से आते हैं उमाशंकर सिंह। तो ये मान के चलिए, लेकिन अभी भी उसका वोट प्रतिशत 12% है, इतनी बुरी स्थिति के बावजूद भी। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस तरह से बसपा को खड़ा करने के लिए, जिस तरह से संजीवनी प्रदान करने के लिए कल रैली होने जा रही है, परिनिर्वाण दिवस है काशीराम जी का, उसी के अवसर पे, और जिस तरह से 5 लाख से 7 लाख आदमियों के भीड़ जुटने की संभावना दिखाई दे रही है, इसके लिए आकाश आनंद को उन्होंने लगाया है। और बसपा को पूरा पुनर्जीवित करने के लिए उनका ये प्रयास रहेगा कि बसपा पुनर्जीवित हो और बसपा का वोट बैंक जो छटक गया है, जो पीडीए की तरफ चला गया था और भाजपा की तरफ चला गया था, उसको एकजुट करने के लिए वो जो है वहाँ वो कल का जो दिन है वो उनका रहेगा। और ख़ास बात यह है कि हमेशा मायावती जी का एक इतिहास रहा है कि बहन मायावती अपने मंच पे सिर्फ अकेली कुर्सी लगाती हैं और स्वयं बैठती हैं, लेकिन इस बार वो मंच पे 7 कुर्सियां लगेंगी। उनके साथ में सतीश मिश्रा भी दिखाई देंगे, आकाश आनंद भी दिखाई देंगे और बसपा के और भी बड़े नेता उनके साथ समकक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और 3 घंटा मायावती, जो ऐसा बताया जा रहा है कि 3 घंटा मायावती बाकायदा मंच की कमान संभालेंगी, 3 घंटा वो मंच पे रहेंगी। तो इस बात का ये परिचायक है कि वो बसपा को खड़ा करने के में कोई कसर छोड़ने नहीं जा रही हैं। और जब उन्होंने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा था लोकसभा का उस समय, लेकिन उसके बाद तल्ख टिप्पणी हुई, उसके बाद उनका सामंजस्य, वो गठबंधन टूट गया। तो उसके बाद बसपा धीरे धीरे उसके बाद लोकसभा में वो पैक्ट नहीं हो पाया और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ पैक्ट कर लिया। तो ये सब चीजें भी देखते हुए देखिए, अब इस बार जो है ये बसपा को वो पुनर्जीवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। और कल की रैली उनकी ये मील का पत्थर साबित होगी और जिससे बहुजन समाज एकत्रित होगा। बिल्कुल पंकज रस्तोगी जी कि कल बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी मिलने जा रही है और इसके लिए बहुत तरीके के इंतजाम देखा जा रहा है कि जहां पर ये कार्यक्रम होना तय है, अंबेडकर पार्क के आसपास भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, और दूर-दराज से जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं और एक मेगा इवेंट कल होने जा रहा है। बाकायदा रमाबाई अंबेडकर मैदान में उनके रहने खाने सबका समुचित प्रबंध एक बहुत सुनियोजित तरीके से भव्य कार्यक्रम 75 जिलों में, हर जिले से बसों का इंतजाम, सब तरह के इंतजाम बहुजन समाज को लाने के लिए किया जा रहा है। शुभांगी द्विवेदी जी, आपकी पीडीए वाली रणनीति के लिए तो बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है इस कार्यक्रम के बाद। डर है क्या? दलित वोटर्स तो कट जाएंगे अगर मायावती मैदान में आ जाएंगी तो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बसपा ने क्या किया, समाजवादी पार्टी हमारी क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है। और रही हम जनता को वोटर दे, जनता तो हमारी वोटर है, लेकिन आप एक चीज बताइए, कल बसपा आप कह रहे हैं पंकज जी कि कल बहुत बड़ी रैली करने जाए, इसमें 5 से 7 लोग आएंगे। क्या जब बसपा थी सरकार में तब तो ठीक था, उसके बाद क्या बसपा कभी जनता के मुद्दों पे आई, क्या सड़क पर आई? आप ये बताइए। आप रैलियां करा के क्या जनता के दुख सुख को ले लेंगे? आप अभी तक जनता के इतने मुद्दे थे वर्तमान सरकार में, बहन बेटियों के साथ लेके, बेरोजगार के मुद्दों को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके, क्या कभी बसपा सड़क पे आई है? और रही पीडीए की बात, तो हम सारे बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, हम उनके मुद्दों पे खड़े रहते हैं, हम सदन से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप बताइए कि बसपा कल जो रैली करने जा रही है, ठीक है, शुभकामनाएं हैं, रैली करिए, लेकिन आप जिन 5 से 7 लोग को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कभी आप उनके लिए सड़क पर अभी विपक्ष में रह के क्या आपने कभी उनकी मदद की, कभी उनकी लड़ाई लड़ी? एक आप बड़ी पार्टी होके भी कभी पार्टी की मुखिया ने आप देखा है आपने कि कभी मायावती जी, हमारी सुप्रीमो मायावती जी का कभी भी कोई स्टेटमेंट आया हो जनता को लेके, या कभी उनके संगठन के लोग सड़क पे उतरे हों? ये बिल्कुल शून्य है, विफल है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो उसी को मानती हूँ जो जनता के लिए लड़े और जनता के लिए खड़ा रहे। और समाजवादी पार्टी पीढ़ियों के लोगों को लेके देखिए, अभी
हमारे लोटन राम निषाद जी को, कौन से बहुत बड़े घर से आते हैं वो, लेकिन वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा गोसाईगंज से हम उनको लड़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज को लेके चलते हैं। हम ये नहीं देखते पीडीए समाज का कोई भी हमारा भाई होगा, अगर वो समाज के लिए खड़ा है, समाज के लिए लड़ना चाहता है, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं देखते हैं और उसको तुरंत टिकट देते कि आप जनता के लिए लड़ो। तो हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग मुद्दों के लिए। जी जी, पहले तो आप MY समीकरण लेकर चलते थे जी, अब PDA समीकरण लेके चल रहे हैं, क्योंकि MY समीकरण कुछ खास काम करता नजर नहीं आया। मैं आपको मैं आपको बताऊं, समाजवाद, समाजवादी पार्टी का मतलब ही समाजवाद, सभी समाजों का समावेश है, ठीक है। और MY समीकरण नहीं, वो तो हमारे साथ थे ही थे, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक को बीजेपी तो देश से निकालना चाहती है, ठीक है, वो तो उनको अपना भाई मानती ही नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और हम तो सभी समाज को लेके चलते हैं, हम तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सामान्य सबको लेके चलते हैं। हम तो समाजवाद की परिभाषा ही हमारी ये है कि सभी समाजों को साथ में लेके चलना। तो समीकरण तो हमारी सभी जातियों को लेके है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम MY समीकरण और PDA, हमारा MY समीकरण PDA सब समाजों को समावेश को लेके समाजवाद की पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही हमारी, किसी की जाति को विशेष को काटना नहीं है, जातिगत राजनीति नहीं करनी है। हम इसलिए कहते हैं PDA क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जिस जाति के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसकी लड़ाई, उसकी बातें हम करते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव की 23 महीने तक आजम खान से दूरी दूरी नहीं थी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले विवेक श्रीवास्तव जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, कल ये जो मायावती का मेगा इवेंट होने जा रहा है, बसपा की ये जो भव्य रैली होने जा रही है, शक्ति प्रदर्शन, कितना असर आप भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता हुआ देख रहे हैं इसका? 27 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा आपके लिए, तो दलित वोटर्स कट जाएंगे। देखिए प्रीति जी, कल मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है। बहुजन समाज पार्टी उसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाती है और छोटे बड़े कार्यक्रम उनकी जयंती के दिन, उनके परिनिर्वाण दिवस के दिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा से करती रही है। कभी संख्या उनकी कम होती, कभी ज़्यादा होती है, और ये सबको ये मालूम है कि उनका एक अपना दलित मतों में एक प्रभाव है। लेकिन विधानसभा की दहलीज बहुजन समाज पार्टी तब लांघ पाती थी जब उसको समाज के अन्य वर्गों का समर्थन मिलता था। इधर लगातार 3-4 चुनावों से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक मुद्दों से कटती चली गई। इसमें कहीं न कहीं मायावती जी की हठधर्मिता, उनका पैसा लेके टिकट बेचना और अन्य भी उनका व्यवहार जिम्मेदार रहा। उनके बड़े बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से किनारा कस लिया। जिस टीम को मान्यवर काशीराम ने खड़ा किया था, ठीक है, मुझको जहाँ तक जानकारी कि आज उस टीम का कोई भी आदमी बहुजन समाज पार्टी में बचा नहीं रह गया है। पर पंकज जी भी कह रहे थे कि पहले 1 कुर्सी लगती थी, अब 7 लगती है। 7 नहीं 17 लगा लें, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता। इवेंट भी तो इसीलिए कराया जा रहा है ना, बसपा का उद्देश्य तो यही है कि वो ठीक बात है, शिवांगी जी ने चुके हैं वो वापस आए, एक बार फिर से पार्टी को संजीवनी मिल पाए, जान फूंक दी जाए पार्टी में। और अगर इसमें बसपा कामयाब होती है तो खतरा तो रहेगा ना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रीति आगामी चुनाव में। प्रीति जी, अगर इस तरह की रैलियों से जनमानस विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा नाम प्रीति नहीं अदिति है, करेक्ट कर लें। अच्छा अदिति जी, अगर इस तरह की रैलियों से जनमानस बनने बिगड़ने लगता तो फिर जितने फिल्म स्टार उनको देखने के लिए जो भीड़ आती, सब वोट में तब्दील हो जाती, सरकारें फिल्म स्टारों की बनती, राजनेता कहीं बियावन में चले जाते। राजनेता का कद जब बढ़ता है तो वो जब मुद्दों के आधार पर संघर्ष करते हुए अपना जीवन के एक पड़ाव तक पहुंचता, तब उसका एक आभा मंडल बनता है। और यानी प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ उमड़ती है, जी, आपने गलत तर्क ले लिया। वोटर्स की भीड़ नहीं होती है, समर्थकों की नहीं होती मैंने है। नहीं कहा, मैंने कहा देखिए, ये जो भीड़ नहीं, जुटाई, रैली तो सबकी रैली ही होती है। नहीं, ये जिस तरह की भीड़ जुटा करके रैली की जा रही है, जिस तरह से गाड़ियां लगा करके मैनेजमेंट की भीड़ है, जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे कि आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि ये इस तरह से भीड़ से परिवर्तन नहीं होता। समाज में जब आप मुद्दों पे संघर्ष करेंगे, भी शिवांगी जी ने सही कहा
कि बहुजन समाज पार्टी इधर बहुत दिनों से मुद्दे आधारित राजनीति से दूर है। ट्विटर और सोशल मीडिया तक अपने आप को सीमित कर चुकी है। बीच बीच में उनका पारिवारिक विवाद भी सोशल मीडिया पर आ जाता, कभी आकाश आनंद को पार्टी में रखेंगी, कभी निकाल देंगी। खैर, ये उनका, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपने घर की पार्टी बना लिया है, अब इस पर किसी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज एक भी उसमें बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। अब मायावती जी मंच पे एक लगावें कुर्सी, चाहे 7 लगावें चाहे 17 लगावें, इससे कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा दिन मीडिया में चर्चा होगी उनकी रैली में, तमाम व्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन इससे कोई जनमानस के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पंकज और रस्तोगी भारतीय जी, जनता पार्टी के कितने ऊपर तो सहमत कतई हैं नहीं आप पड़ने इस वाला बात है। से कि जनमानस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला? कल जो रैली बसपा सुप्रीमो करने जा रहे हैं उससे देखिए, 1989 में बसपा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें 11% वोट मिले थे। और इसके बाद जिस तरह से मायावती जी ने उसको ट्विटर और उसके ऊपर अपने को सीमित कर लिया, जनमानस की समस्याओं और दलित समुदाय की समस्याओं को नज़रअंदाज करने का, जिस तरह से उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन या किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं करने का परिणाम रहा कि आज 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट मात्र 12% पे आ गया। मतलब जो पुरानी स्थिति 89 की थी उसी पे वो आके टिक गया। तो ये कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह की रैली का आयोजन हो रहा है कि पार्टी में एक नई जान फूंका जाए, लोगों में एक ये सर्व समाज में ये दिया जाए संदेश कि नहीं, बहुजन समाज एकजुट है। इसलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी आकाश आनंद ने संभाल रखी है। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि 5 से 7 लाख आदमी वहाँ पर जुटेंगे और उसका नतीजा ये, उसके सार्थक परिणाम में निश्चित रूप से दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, विगत 2022 के चुनाव में ज़्यादातर लोगों ने या तो प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन सरकार को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने जैसे उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कायम किया, और उससे सर्वाधिक प्रभावित जो है वो सुशासन राज से दलित समुदाय रहा। दलित समुदाय अपने को सुरक्षित संरक्षित महसूस करता है उनके शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। और तो उसके बाद जो है दलित समुदाय ने बीजेपी का भी रुख किया। और लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने भ्रमित करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने कि दलित 400 पार अगर बीजेपी चली जाएगी तो दलित समुदाय का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, मुसलमान 2 दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, उसमें दलित समुदाय में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। और उसी का परिणाम रहा, उसमें मायावती जी ने कुछ नहीं बोला और उसका ज़्यादा उसका कंट्राडिक्शन नहीं किया। उसी का परिणाम रहा कि जो है वो भ्रमित होके वो पीडीए की तरफ चला गया और उसने जो है वहां पर वोटिंग किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज के प्रति जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी रहती है, जिस तरह से उनके लिए तत्पर रहती है और तमाम सरकारी योजनाओं में दलितों को बहुत बड़ा लाभ देने का काम हो, चाहे बिहार हो, बिहार में जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं, अति पिछड़ा पिछड़ों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग वहाँ 65% आंकड़ा आ जाएगा पिछड़ा अति पिछड़ा मिला के। तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको देखते हुए वो ये बीजेपी का ये टारगेट है कि उनको जो है जिस तरह से दिया है उस तरह से वो हमेशा बीजेपी दलित समुदाय के लिए तत्पर रहती है। तो मायावती जी को, एक मिनट, बहन मायावती को ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो इस बार के 2027 के चुनाव में जो 12% वोट भी बचा है वो भी घट के 2-4% पे ना सिमट जाए, जैसी कांग्रेस की स्थिति रही है। अन्य राज्यों में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। इसलिए जो है मायावती जी ने इस बात को प्रयास किया है कि बहुजन समाज को एकत्रित संरक्षित करने के लिए ये भव्य रैली की जा रही है। ये भव्य रैली की जा रही है कि जिससे जी, और उसके बाद देखिए जो एक संदेश जाता था, मैं ये फिर कह रहा हूँ, एक संदेश जाता था सर्व समाज में कि सिर्फ मायावती जी की कुर्सी रखती थी मंच पे, वही पीठासीन रहती थी और बाकी लोग खड़े दिखाई देते थे। उन्होंने ये प्रदर्शित करते हुए कि हम सबके साथ हैं, सबके बड़े बदलाव के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े बदलाव के साथ ये 7 कुर्सियां लगाने का उद्देश्य भी है, नए कलेवर में वो लाने का प्रयास कर रही बिल्कुल। और अगर बहन जी क्या कहेंगी, शुभांगी जी कुछ कहना उसके सार्थक परिणाम दिखाई देंगे। अभी देखिए एक चीज मैं बताऊं, अभी पंकज भैया ने खुद स्वीकारा है कि मायावती बसपा अपने मुद्दों पे नहीं थी और अपने मुद्दों पे कायम नहीं रही, तभी वो वर्तमान समय में उसकी स्थिति है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यानी कि उन्होंने दलितों को छला है,
उन्होंने जो देखिए हमने तो पीडीए का नाम दिया है, दलितों को छला है। शुभांगी द्विवेदी जी, प्लीज एक तभी तो आपके साथी नहीं आप नहीं मेरी तो अभी हाथ अभी में इन्होंने एक हाथ चीज कही है, डालकर अभी इन्होंने एक चीज कही, मेरी बात सुनिए। आज आप कह रही हैं कि उन्होंने दलितों को छला है जी। तो फिर साथ जब निभा रही थी बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जब हाथी और साइकिल जो है साथ साथ चलती नजर आ रही थी जी, तब इस बात का अंदेशा हुआ था या इसके बाद हुआ? नहीं देखिए, जब तक देखिए हम आपको एक चीज बता दें, हम लोग मैंने फिर से कहा कि जनता को देख के, लोगों को देख के हम तय करते कि उन्हें कैसे लाभ और कैसे उनकी बातों को रखा जाए। ठीक है, अभी पंकज भैया एक चीज़ बोल रहे थे, पंकज जी एक चीज़ बोल रहे थे कि वर्तमान में दलित सुरक्षित है, दलित ठीक है, दलित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हर जगह उनको लाभ मिल रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि बसपा दबी हुई है, डरी हुई है, बीजेपी के साथ मिलके जनता के मुद्दे को, दलितों के मुद्दों पे काम नहीं कर रही है। इन्हें डर है कि कहीं इनको सीबीआई, ईडी या कहीं पे भी इनको बीजेपी लाके दो राह पे खड़ा ना कर दे। इसीलिए अभी आपने कहा कि कल रैली तो करने जा रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने किसी भी दलित, किसी भी पीढ़ी वालों की मदद नहीं की। और ये बीजेपी की कोर टीम बनकर काम कर रहे हैं और दलित को छल रहे हैं। और जिन्होंने बसपा के सर्व समाज ने बसपा को एक चीज में सुनिए, में कहीं समाजवादी पार्टी को भी तो नहीं छला था मायावती जी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मायावती को तो छलने का काम बसपा ने किया ही था। अरे समाजवादी पार्टी ने गेस्ट हाउस कांड, इसकी परिणति रही। गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ लखनऊ में मीराबाई मार्ग पे स्टेट गेस्ट हाउस में, उनको तो जान से मारने का प्रयास किया गया। वो तो भाजपा के लोगों ने उनको बचाया। आप क्या आप थे ना, हम थे और हकीकत जनता जानते हैं। हम लोग सारे लोग थे, हम लोग उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, हम लोग उस समय पत्रकारिता कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बात आप कर रही हैं? बिल्कुल उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। और उसके बाद अखिलेश यादव से लेके मुलायम सिंह यादव ने उनसे माफी मांगा, बाकायदा माफी मांगा, बाकायदा माफी मांगा। ये भी आप समझ लीजिए। नहीं तो माफी मांगा, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे माफी मांगा, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। उन्होंने माफी मांगा, उन्होंने माफी मांगा। और जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड में जान मारने का प्रयास किया, आपने बोला कि वर्तमान में दलित सुरक्षित है, दलित के मुद्दों पे अलायंस का फायदा तो समाजवादी पार्टी को भी मिला ना। हम देखिए, हम फायदा उठाने नहीं आए थे, हम जनता के दर्द को बांटने आते हैं। जनता का जहाँ पे जनता की जो अपील थी उसको हमने स्वीकारा था। हम देखिए जनता के मुद्दों के लिए, जनता की लड़ाई के लिए हमको अगर साथ आना था, वो हमारे साथ आना चाहिए, तो हमने स्वीकार किया। अगर उनको गलत था तो हमारे साथ नहीं आई होती। और रही बात, देखिए मैं इनकी बातों को मैं जोड़ना चाहती हूँ कि वर्तमान में आपने देखा कि हमारी सरकार नहीं है पिछले 11 सालों से, लेकिन जहां भी किसी के साथ गलत होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत उससे अनुदान लेकर उनसे सहायता करने का काम करते हैं। हमारी प्रतिनिधि मंडल वहां जाती है। लेकिन क्या बताइए, कभी बसपा ने किसी दलित के नहीं, बसपा ने कभी आवाज उठाई है? आप तो केवल उनके कोरे में बैठ के आप अपने आप को छुपाना चाहते हैं। जी, अगर 27 में फिर से बसपा साथ आना चाहेगी तो क्या समाजवादी पार्टी बाहें फैलाकर स्वागत करे? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुंह से भले कोई ना बोले, आप भी भली बात जानती होंगी कि वर्तमान समय में हर समुदाय, हर समाज वर्तमान सरकार से बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा। बल्कि बीजेपी में जो बैठे हैं वो खुद पीड़ित है। खुद वहाँ के विधायक कहते हैं, खुद वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, वो धरना पे बैठते हैं। ये बताइए, अगर वर्तमान समय में अगर सांसद और विधायक धरने पे बैठ रहा है तो खुद उस किसी की आवाज, सबकी आवाज दब रही। वर्तमान सरकार में बैठा विधायक सांसद अपनी ही सरकार से लड़ रहा है। तो मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी खुद में सक्षम है कि वो 2027 में जनता के मुद्दों को लेके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और 2027 में हर दल के लोग, हर समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी को लाने को तैयार है। ठीक है शुभांगी द्विवेदी जी, आज एक और तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। जी, बड़ी हलचल मच गई है इस तस्वीर के सामने आने के बाद। 23 महीने जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को सींचा था जी, वो जेल में था जी। उस दौरान कोई बड़ा नेता, कोई दिग्गज नेता मुलाकात करने नहीं पहुंचता है। जब जेल से रिहा होते हैं आजम खान तो स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए ना शिवपाल यादव पहुंचते हैं, ना अखिलेश यादव नजर आते हैं। आज अखिलेश यादव पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए और उसके बाद कहते हैं हमारे दरख्त हैं ये, हमारी धड़कन है ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो गई। क्या सच में दिल में है आजम खान? क्या अगर होते तो फिर जेल के बाहर अखिलेश नजर आते वेलकम करते हुए? आपने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, उनकी पत्नी की आपने बातें नहीं सुनी होंगी जब वो 23 महीने जेल में थे।
ठीक है, या वो थे या उनके बेटे थे। और आप कह रही हैं कोई मिलने नहीं गया। हर प्रतिनिधि मंडल माननीय आजम खान जी से मिलने गया। आजम खान जी जब निकले तो उन्होंने खुद बोला कि पार्टी उनकी माँ है, पार्टी के लिए उनकी तस्वीरें हैं। शुभांगी वो कोई- द्विवेदी जी, नहीं, अखिलेश और यादव 23 भी महीने नजर सुनिए, नहीं आए। नहीं 23 मैं बता शिवपाल रही यादव भी नजर नहीं नहीं, आए। नजर- आप कह रहे हैं डेलीगेशन मिलने गया था, इतना बड़ा लीडर आपका जिसने आपकी पार्टी को सींचा था। अच्छा, आजम खान आप साहब, ये बताइए, जिनको आप अपनी ये दरख्त बताइए, बताते माननीय नजर आ रहे हैं, आप ये धरती बताते नजर आ बताइए, रहे माननीय हैं। आजम खान पे आरोप क्या क्या थे? बकरी चोरी करने का, किताबें चोरी करने का, झूठे झूठे मुकदमे में जब आप उनको फंसा दिए, उनको 23 महीने जेल में रखे आप, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें उनके उनके पीछे अभी भी लोग पड़े हुए हैं। और आप ये बताइए, उनको पता है कि मेरा नेता मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, या मेरे पार्टी के लोग जब मिलने जाएंगे फिर जरूर 10 मुकदमे ला दिए जाएंगे। और अब्दुल आजम खान के इसके पहले का बयान सुनिए कि लगातार पार्टी के लोग, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग उनसे संपर्क में थे, उनके लोग थे, लगातार हालचाल जान रहे थे। लेकिन आप समझती हैं कि अगर उनके जाने से, उनके पहुंचने से फिर बीजेपी कोई षड्यंत्र रचती, और 23 महीने के उनको फिर पता नहीं कौन से बड़े बड़े उनको दर्द। शुभांगी और जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जी। गायत्री प्रजापति से मिलने मुलायम सिंह यादव जी जेल जा सकते हैं, जी, लेकिन आजम खान से मिलने अखिलेश यादव नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आप आपसे कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि मैं भाई आपसे- अगर पहुंच मैं- जाते तो फिर और ज्यादा मुकदमे लग जाते उनके नहीं, ऊपर। मुकदमे उनके, ये आजम खान सर की चीज़ों को देखते हुए कि उनकी चीज़ें और ना बिगड़े, क्योंकि बीजेपी हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई है। वो ये नहीं देख रही कि उनके खेमे में कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं जिन पे बलात्कार और पता शुभांगी नहीं क्या द्विवेदी जी, किसका मुकदमा है। आपके बयान से तो ये लग रहा है फिर आज जब अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, ऐसा है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता दूं जेल के अंदर जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद और मुकदमे वो डाल सकते थे ताकि वो बाहर आए ना। आप बात समझिए मेरी, कि वो बाहर आए ना, आजम खान जी का जीवन ही वहां कट जाए। क्योंकि आपने देखा जेल के अंदर कितनों को उन्होंने मार दिया, ठीक है। और आजम खान जी का बयान भी आया था कि धीरे धीरे उनको 3 बार शायद पॉइजन भी दे रहे थे उनके बेटे, और उनको पॉइजन ठीक है, दिया जा रहा जवाब था। ले लेते हैं इस ठीक है। बात का। विवेक श्रीवास्तव जी, जी सर। शुभांगी द्विवेदी जी की इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। शुभांगी जी कह रही हैं कि अगर जेल के अंदर जाते अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए तो आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती थी, इस बिल्कुल, वजह उनकी से हत्या हो सकती थी। अखिलेश यादव मुलाकात से बच रहे थे, इसीलिए वेलकम करने नहीं पहुंचते हैं अखिलेश। देखिए, ऐसा है, जेल के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, और जेल में बंद आदमी को, चूँकि आजम के खुद मुकदमों में उनको कुछ कोर्टों से सज़ा भी थी, कुछ जगह से वो जमानत पे आए हैं, ऐसे में उसको मिलने के लिए ये नहीं होता कि हर आदमी पहुंच जाए, मिल के चला आए। उसके प्रोटोकॉल होते हैं। तो ज़्यादातर आजम अपने वकील से मिलना चाहते थे। माता प्रसाद जी का भी आप इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आजम खान ने मना किया कि आप मत आइए, आप आ जाते तो मुझे जो वकील से मिलने वाला वक्त होता वो मेरा चला जाता है। तो आजम खान कोई आज के अपराधी नहीं, आदतन अपराधी हैं, अपनी विद्यार्थी जीवन के अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है आप फंसा रहे हैं आजम खान को, कभी बकरी चोरी, कभी भैंस चोरी। जो आदतन अपराधी होते हैं उनको फंसाने की जरूरत नहीं होती। आजम खान 1965 में सेना के ट्रकों पर पत्थर फेंकने के लिए जिला बदर किए गए थे, तो कोई आज से अपराधी नहीं है। और जो जौहर विश्वविद्यालय का ढिढोरा पीटते हैं आजम खान कि मैंने बनवाया, उसमें 1 इंच ज़मीन या 1 भी ईंटा उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से नहीं रखा है। वो सब जिस विभागों के वो मंत्री थे, वहाँ के अधिकारियों ठेकेदारों से वसूला हुआ पैसा है। कोई महामना जी की तरह वो उन्होंने समाज से चंदा लेकर के विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया। और जिस व्यक्ति के नाम से रखा है वो भी कोई भारतीय नाम नहीं है, उसकी भी जड़ें पाकिस्तान में हैं। तो आजम खान की मानसिकता, आजम खान की आदत और आजम खान का चरित्र सबको विदित है। अब चूँकि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है और भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है, रात में 3 बजे आतंकवादियों के लिए अदालत खुल जाती है यहाँ पे। तो आजम खान जैसे आतंकवादी को भी अगर कुछ मामलों में जमानत मिल गई तो इसमें बहुत हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। सजा आजम खान को आतंकवादी बता रहे हैं आप विवेक? आतंकवादी साफ बताया जा रहा है। बता रहे हैं। उसमें कोई भाई सेना ट्रकों पत्थर फेंकने वाले को जिन्होंने आप क्या पश्चिमी यूपी बताएंगे? में शिक्षा का अलग जगाया हो वो आतंकवादी है। सेना की ट्रकों पे पत्थर फेंकने वाले को आप क्या बताएंगे?
और जिसने सूफिया कुरैशी पे इतने आतंकवादी कहा गया, उस मंत्री का कुछ हुआ ही नहीं, उनको क्या कहेंगे आप बताइए? ट्रकों पे पत्थर उनको क्या फेंकने कहेंगे? वाले को वो मंत्री सही है? आप भारत का राष्ट्रभक्त नागरिक तो नहीं बता सकती ना। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, शुभांगी द्विवेदी जी जो प्रश्न रख रही हैं, मध्य प्रदेश के वो मंत्री विजय मैटर शाह, उन्होंने जिन्होंने- बिल्कुल वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट वो आतंकवादी नहीं है। जो पूर्वी यूपी में जो शिक्षा का, पश्चिमी यूपी में शिक्षा का अलग जगह रहा, वो आतंकवादी हो गया। बताइए प्रदेश में आतंकवादी का ठीका, राष्ट्रवादी का ठीका सब बीजेपी वाले कितने आसानी से दे देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। पश्चिमी यूपी आतंकवादी शब्द का ठीका कैसे दे देते हैं ये लोग? यूपी में ऐसा नहीं है कि उसके पहले विश्वविद्यालय नहीं थे या शिक्षा नहीं थी या शिक्षा का स्तर कोई बहुत गिरा वो हुआ इतने बड़े था। राजनीतिक वकील बने, कितने नौ बार विधायक बन चुके, कोई ऐसे विधायक बनेगा क्या? अगर वो आतंकवादी हो तो नौ बार के विधायक कैसे बनते हैं? बताइए, सांसद कैसे बनते हैं? विधायक तो मुख्तार अंसारी भी बन जाते थे, अतीक अहमद बन विधायक जाता था। विधायक तो अतीक अहमद भी थे। वैसे तो आपके बीजेपी में इतने अपराधी हैं, उनको क्यों नहीं कहते आप? मैंने कब कहा कि रही है, लेकिन चुनाव जीत जाने से कोई दूध का धुला नहीं होता, पाप धुल नहीं तो जाते। चुनाव- नहीं, और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जनता ही आज चुनती है। आज अदिति जी जिस तरह की स्थिति है जी। कि अदालत के फैसलों से भी कोई पाक साफ नहीं हो जाता। इसी अदालत ने मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी कर दिया था। 37 गोलियां लगी थी कृष्णानंद राय जी को। मैंने उस समय भी एक शेर में अपनी पीड़ा बताई थी कि मुल्जिम की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। तो यही अदालत है जिसने कृष्णानंद हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को बरी किया था। तो ये देखिए, अदालतों के फैसले से समाज का दृष्टिकोण आपके बारे में बदल नहीं जाता। अदालत आजम खान को जमानत दे या बरी कर दे, लेकिन आजम खान समाज के दृष्टिकोण में अपराधी है तो ये रहेगा। इसके अदालत के फैसले से समाज के दृष्टिकोण के बारे में नहीं बदल मिल सकता। जाएगा। ठीक है। फिर से 2027 में मिल जाएगा। पंकज रस्तोगी जी, क्या मायने निकाले जाएं आजम खान और अखिलेश की इस मुलाकात के? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो इतिहास ही रहा है, उसने पुष्पित पल्लवित, उस जितने अपराधी हैं उसी के शासनकाल में पुष्पित पल्लवित हुए, इसीलिए इतना जंगल राज की स्थिति हो जाती थी कि दोबारा समाजवादी पार्टी का शासन नहीं आता था। और मुलायम सिंह जो संस्थापक अध्यक्ष थे, वो बाकायदा अतीक अहमद के घर जाते थे और उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, बाकायदा फोटो है, सब कुछ है। और ये भी आदमी ने देखा है 2007 से 2012 से 17 में 815 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। और यही समाजवादी पार्टी के मुखिया जितने आतंकवादी थे उनके मुकदमे वापस लेने लगे थे। उसके बाद भलाओ हाईकोर्ट का, न्यायपालिका का, भारत में संविधान का राज है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो इसलिए मुकदमे वापस नहीं हो पाए। नहीं तो वो तो अखिलेश यादव जितने, जो बनारस में बम कांड हुआ, आपके लखनऊ में कचहरी में बम कांड हुआ, सबके अभियुक्तों के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। तो इस तरह का तो कृत्य समाजवादी पार्टी का रहा है। और रहा सवाल, तो आज भी कह रहे हैं ना पंकज जी, फर्जी मुकदमे वापस और सुनिए सुनिए, बिल्कुल मुकदमे सारे और वापस सुनिए, जो वो सुन लीजिए, 2019 का उठा के देख लीजिए। और दूसरी बीजेपी बात, में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे भारत हैं। माता को डायन कहने वाले आजम खान का वो बयान थोड़ी वापस हो सकता है। भारत माता, भारत देश में रहने वाला व्यक्ति भारत माता को डायन कहे, वो आजम खान है। और जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है आजम खान को, वहां जो रामपुर की जनता है, जो गरीब निचले तबके के लोग हैं, वो क्यों उनको अपशब्दों से नवाजते हैं? वो इसीलिए नवाजते हैं, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। उनकी सारी जमीनें उन्होंने कब्जा करके जौहर विश्वविद्यालय बनवाया, इसीलिए वो देखिए सब तालाब की भूमि, तमाम भूमि तो सरकार ने जब्त कर लिया, वो विद्यालय तोड़ दिया गया। और 89 मुकदमे उनके ऊपर है, 89 मुकदमे उनके ऊपर है, 89। और जिस तरह का कृत्य उनका है उसकी सजा वो झेल रहे हैं और ये जानते हैं। और ये खाली कहना, अखिलेश एक मिनट, अखिलेश यादव को चूंकि दिखाई देता है, अखिलेश यादव तो इस तरह के नेता है कि साजिद फरीदी जब मस्जिद में ये सारे सांसदों को बुला के मीटिंग करते हैं, साजिद फरीदी जिस तरह से अभद्र टिप्पणी डिंपल यादव के ऊपर करता है, उसमें अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सुरक्षा सम्मान करने के नाते उसमें भाषण देती है, अन्यथा कोई नहीं मिलता। तो अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। तो आजम खान और आजम खान के आजम खान के सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम दो आधार कार्ड रखते हैं वहां पर, जिस तरह से, इसीलिए उनकी सदस्यता जाती है, उनकी सदस्यता जाती है। विश्लेषण सुनने का अधिकार रखिए, विश्लेषण और सही विश्लेषण सुनने का अधिकार रखिए, भाषण देने से नहीं आपके नहीं हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का कृत्य, समाजवादी पार्टी का कृत्य खत्म नहीं हो जाएगा। और आजम खान, जनता रो रही है, जनता जिस तरह का कोई नहीं होगा,
आप तभी मुझसे डबल कह इंजन रहे की हैं। सरकार बन रही है। अभी आगामी दिनों में आप बिल्कुल देखिएगा बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी। जनता जानती, जनता जनार्दन तो आप सीधे ये आपके कहिए- खाली कहने से नहीं हो जाएगा। आप सीधे ये कहिए- आपके कहने से नहीं हो जाएगा। अखिलेश यादव उस समय भी कहा करते थे उपचुनाव में 10 सीटें जब हो रही थी, ये 2027 के सेमीफाइनल है, 2010 में ठीक है, 10 में 8 ठीक सीटें, है। ये सब खाली नहीं, कहने से नहीं हो डॉक्टर जाएगा। रस्तोगी जी, अभी जिस जौहर विश्वविद्यालय की बात हो रही जी। है, आज अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जी उसी यूनिवर्सिटी की उसी जमीन पर उतरता है। जी। क्या लगता है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश? देखिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं डर लगता है कि कल बसपा बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रैली है। उनको ये डर लगता है कि कहीं आजम खां कल बसपा का दामन न थाम ले। और चूंकि वो समाजवादी पार्टी के बोल बड़े रहे नेता हैं रहे जब हैं और अखिलेश हमारी यादव आजम कभी खाजी उनसे निकल के मिलने जेल नहीं से आए गए, हैं, चाहे वो उन्होंने जब सीधे वो बोला जेल है, से छूट के आप आए, जबरदस्ती- कोई बड़ा नेता उनको बिल्कुल रिसीव नहीं। करने नहीं गया। डर है। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल कोई नहीं। बड़ा नेता उनको रिसीव करने नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर डर समाया हुआ है कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो ठीक है, मुस्लिम शिवांगी वर्ग और जी, जो मैं बसपा की आपको- तरफ न मैं- चला मैं जाए, अदिति जी, इसलिए आज वो उन्होंने गिले शिकवे ठीक है, दूर किए हैं, इसलिए वो आज गए। लौटूंगी आपके पास। शुभांगी द्विवेदी जी, आजम खान की वाइफ खुद ये कहती नजर आई थी कि हमें केवल अल्लाह पे भरोसा है, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईश्वर पे तो सबको समाजवादी भरोसा पार्टी की अनदेखी की वजह से ही उन्हें ये शब्द कहने पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं है, शुभांगी बिल्कुल द्विवेदी नहीं है। जी। आपने एक उनका ठीक बयान है, भी आपने ये कहा, जी। आपने बेहद सफाई से कहा कि जेल के अंदर जाके नहीं मिल सकते थे, लेकिन जब रिहा हो रहे थे तब वेलकम करने तो जा सकते Yes. थे अखिलेश उस यादव। समय- उस- शिवपाल सिंह यादव जा सकते थे या नहीं जा सकते आपको थे? ये जानकारी, अखिलेश यादव जा आपको सकते थे या आपको नहीं शायद जा ये सकते थे? जानकारी नहीं है कि जिसमें वो रिहा हो रहे थे उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूपी में नहीं थे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि देखिए, शिवपाल सिंह यादव कहाँ थे? शुभांगी द्विवेदी जी, मैं अच्छा ये बताइए कि शिवपाल सिंह यादव यहीं पे थे और लोग गए थे मिलने के लिए और सबकी चीजें बनी, क्योंकि आपने देखा कि अभी वो दिल्ली में दिखाने चले गए माननीय आजम खान जी, वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है। उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने, उनकी वार्तालाप हुई, उन्होंने खुद बोला है कि वो एक निर्धारित है कि वो कैसे किससे क्या बात करेंगे। हम उनको देखेंगे कि हम अपनी चीजों को, हमें देखिए अपने पार्टी के सदस्य को लेकर हमें नेतागिरी नहीं करनी है। हमें उनके कष्ट को पता है, हमें उनके दुख को पता है कि वो जेल से उन्होंने बोला कि 23 महीने उन्होंने एक एक रोटी पे कैसे काटा है वो खुद जान रहे हैं। और वो जैसे निकले वो दिल्ली दिखाने चले गए। आपको इसकी भी जानकारी आदित्य जी आपको है। तो जैसे जो टाइम निर्धारित है वो सारे नेताओं से मिलने जा रहे हैं। और दूसरी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बसपा का दामन थामने मैं जा आपको रहे बता हैं। दूं, आप जो जैसे जेल से शुभांगी निकले द्विवेदी जी, अगर ऐसा हुआ मैं आपको तो बता क्या दूं, रिएक्शन आएगा माननीय समाजवादी आजम पार्टी खान का? जी ने एक बात कही है और मैं दरख्त तो टूट ये जाएगी पार्टी उनकी आपकी। बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी उनकी है, ये समाजवादी पार्टी के रीढ़ है, धड़कन है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से है, ठीक है। और नेताजी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए जो सवाल संघर्ष तो किया मेरा है यही था वो ना, कोई शुभांगी द्विवेदी मैं आपको जी, फिर दिल, से धड़कन, दरख्त जब रिहा हो रहे थे आजम साहब, तो फिर बिल्कुल आपने देखा नहीं कि कितने जो लोग गए थे वरिष्ठ माननीय नेता आजम, थे, दिग्गज समाजवादी नेता पार्टी थे, के लोग गए थे, वकालत क्यों थे? बिल्कुल स्वागत समाजवादी करने पार्टी, के लिए। आपने देखा होगा वीडियो आई थी, लोगों का जाना, जी। लोगों का जाना और किसी दिग्गज नेता का जाना, शिवपाल सिंह का तो जाना, मैंने- महासचिव का आपने- जाना, शिवपाल- अखिलेश यादव का जाना, दो अलग अलग बातें मैंने हैं, आपसे ये फिर से शुभांगी बोला कि द्विवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं थे, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं थे और खुद शिवपाल सिंह यादव थे लखनऊ में। बिल्कुल रामगोपाल आपने यादव। देखा है कि तुरंत वो अनफिट थे, उन्होंने खुद वो बोला वो डिबेट में जब गाड़ी पे चढ़ रहे थे कि अभी, बल्कि रिपोर्टर से भी सही से बात नहीं कर पा रहे थे कि अभी मैं अनफिट हूं, तो आदमी कैसे उनसे मिलेगा, उनकी भी चीजों को देखना है। और लगातार पार्टी उनकी है, वो पार्टी से कहाँ जाएंगे, पार्टी को तो वो पार्टी उनकी, और जैसे भी वो कहते आ रहे जेल के अंदर भी, इसलिए आप वेलकम करने नहीं पहुंची थी? नहीं, वेलकम करने हर पार्टी से पहुंच रहा जानकारी है। के बाद तो पहले जाना चाहिए था आपको। तो कौन नहीं कि गया? अनफिट माननीय है राष्ट्रीय हमारे दिग्गज आज नेता, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दरख्त, गए हमारी धड़कन अनफिट है। धड़कन अगर अनफिट होगी तो व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है, उसके लिए होता है या नहीं होता है? उनसे शुभांगी पार्टी जी। उनसे पार्टी का कौन मिलने नहीं गया, आप ये बता दीजिए। हर पार्टी का हर लोग तो उनसे रामगोपाल मिलने यादव चले कहाँ गए। थे? शिवपाल सिंह रामपुर यादव के कहाँ थे? सांसद थे, उनको मना कर दिया नदवी साहब को, क्या बिल्कुल नहीं, बताइए? बिल्कुल नहीं। आज नदवी साहब नहीं गए। आज नदवी साहब नहीं गए। पहले ही उतर गए, हाँ। हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल नदवी साहब बरेली नदवी तक साहब गए थे नहीं उनके साथ गए। में, क्यों नहीं गए थे? उनके घर बरेली नहीं उनके गए। साथ में गए उन्होंने थे। मना कर दिया कि मैं कोई नदवी को नहीं जानता। क्योंकि देखिए माननीय नदवी आजम साहब घर नहीं, नहीं गए माननीय आजम आजम खान खान जी को निकले राष्ट्रीय साथी अध्यक्ष जी में- से, निकले साथी में अखिलेश यादव के, लेकिन घर नहीं पहुंचे। जी, हेलीकॉप्टर में क्योंकि जगह सुन कम लीजिए, पड़ गई थी आप क्या? सुनिए, हेलीकॉप्टर में नहीं, जगह आप कम पड़ गई नहीं, थी मेरी बात अखिलेश सुनिए, यादव की। हाँ। गए सम्मानित तरीके से गए। माननीय आजम खान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्तालाप करनी थी अकेले में, उन्होंने वार्तालाप की अकेले में। उनको लगा, उन्होंने खुद कहा नदवी जी ने कि नहीं आप जाइए और आपको मिलना चाहिए, आप गए। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, पार्टी सबकी है, आप किसी को बांटना क्यों चाह रहे हैं? आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पंकज जी, मैंने आपकी 2-3 चीजों से मैं चीज देखी है, इसलिए मुलाकात तो नहीं हुई शुभांगी द्विवेदी जी, जी? क्योंकि आजम खान बसपा का दामन थामने जा बिल्कुल रहे हैं। नहीं, ये भ्रम है सबका, क्योंकि पार्टी उनकी है। आजम तो खान जी कल के का सवेरा आज- समाजवादी बिल्कुल। पार्टी के लिए
क्या संकेत लेके आएगा ये तो तो वो कल ही देख लिया जाएगा ना। देखिए हमेशा बसपा ने और भाजपा ने डर है लोगों कि को नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल डर कोई डर है कि नहीं नहीं है, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि समाजवादी पार्टी सबको साथ में लेके चली है। माननीय आजम खान के साथ तब भी थी, आज भी है, उन्हीं की पार्टी है और पूरा विश्वास है कि वो ये कल बसपा खुद मुंह बाय खड़ी रहेगी शुभांगी कि वो जो द्विवेदी जी- सपना लेके चल रहे थे शुभांगी उनका द्विवेदी सपना जी, नहीं पूरा हुआ। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है या आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ है? समाजवादी पार्टी उनकी है, समाजवादी पार्टी उनकी है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से वो है, तो समाजवादी पार्टी उनकी है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मैं शिवांगी जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बार समाजवादी पार्टी से निकाले जा चुके हैं और मैं आज भी उनके भावनाओं का उनके प्रति अर्थ समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि आजम खान का जो व्यवहार है उनकी बहुजन समाज पार्टी में एक दिन भी निभ नहीं सकती मायावती जी के साथ। तो ये तो तय है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से कहीं जाने वाले नहीं हैं, या कह लीजिए समाजवादी पार्टी को छोड़ के उनको कोई ढो भी नहीं पाएगा। जो उनका राजनीति में जो रवैया है, बाकी जो उनका आपराधिक चरित्र है उस तरह के चरित्र को संरक्षण देने का काम केवल समाजवादी पार्टी कर सकती। मुझको नहीं लगता कि और कोई राजनीतिक दल उनके इस तरह के आपराधिक चरित्र को संरक्षण दे पाएगा। और ऐसे में शुभांगी द्विवेदी जी तो अभी ये भी कह रही थी विवेक श्रीवास्तव जी कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। देखिए अगर ऐसा है क्या? ये इंटरनली क्या सपोर्ट है देखिए, आपको ये- मायावती ये- साहब? सामने बोल के नहीं आई, कभी कोई बात ये नहीं की। ये देखिए ये जो अपराधी होते हैं, ये सब जो कह- अपराधी होते हैं, सर ने ये बात कह जरूर रही हैं, मैं बोल लूँ आप, सर ठीक है। ये कह जरूर रही हैं, लेकिन उसी बहुजन समाज पार्टी से इनके दल ने कितनी बार हाथ मिलाया और गेस्ट हाउस कांड भी किया, गेस्ट हाउस कांड के बाद माफ़ी भी मांगी, माफ़ी मांग के हाथ भी मिलाया। और आप देखिए कि उस गठबंधन में बसपा 0 से 10 हो गई, समाजवादी पार्टी की संख्या 5 की 5 रही। मतलब साफ है कि मायावती जी ने भले मंच से इनकी माफ़ी ली हो, स्वीकार किया हो, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग थे उन्होंने उस गेस्ट हाउस कांड के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को माफ़ नहीं किया। ये स्पष्ट संकेत है। उसी मंशा को समझ करके बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव परिणाम आते ही शाम को फिर इनसे गठबंधन तोड़ लिया। बहुजन समाज पार्टी अपने मतदाताओं के विपरीत कोई गठबंधन ना इनसे कर सकती ना चला सकती है। और जो ये कर चुके हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश की, वो चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के कोर मतदाताओं के दिलो दिमाग पे कहीं ना कहीं घर कर चुकी है। वही कारण है कि आज भी समाजवादी पार्टी चाहे जितना जोड़ लगा के गठबंधन कर ले बहुजन समाज पार्टी से, तो मायावती तो राजनीतिक दांव पेच में इनसे समझौता कर लेती, उनका कोर वोटर इनको ठीक है, पसंद नहीं करता। ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, जी क्योंकि समाजवादी पार्टी का पहले जो समीकरण था MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता था और मुस्लिमों को लेकर ज्यादा धार देती नजर आती थी पार्टी, लेकिन बीते कई सालों से ये देखा गया है कि अपना जो समीकरण है उसको बदलती नजर आई है पार्टी। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो आजम खान से दूरी बनाते नजर आए? देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कहने की बात यह है, अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से उनके काले चिट्ठे खुल रहे थे आपके आजम खान के, जिस तरह से उनके सारी चीज़ें आ रही थी सामने, और 89 से अधिक मुकदमे उनके ऊपर हुए, उनके लड़के के ऊपर मुकदमे हुए जिसने जो है जिसमें अपने जन्म प्रमाण पत्र में हेरा फेरी किया, इसी सब कारणों से उनकी सदस्यता गई। और तंजुम फातिमा जो उनकी वाइफ है वो जेल गई, राज्यसभा सांसद थी। तो ये सारे लोग, पूरा घर का घर जो है, देखिए कोर्ट सबूतों के आधार पे चलती है और उसी पे चलती है। और सबसे बड़ी बात है जमानत तो एक उसका अपराधी का एक नैतिक अधिकार है, संविधान में ऐसा प्रावधान है, जमानत तो मिलना उसका नैतिक अधिकार है। तो इनको 23 महीने बाद बेल मिली सारे मुकदमों में, इसीलिए रिहा हुए। लेकिन अभी ये कोई इनका केस नहीं खत्म हो गया, वो तो केस जारी है, वो सब चल रहे हैं, उसमें सजा भी आगे चल के हो सकती है। उसमें केस चल रहा है तो उसमें वो सजा भी हो सकती है।
और इतनी लंबी फेरिस्ट है उनकी, लंबी चौड़ी, और ये उतनी लंबी चौड़ी शुभांगी फेरिस्ट है। और दूसरी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये दिखाई दे रहा है कि 2027 के चुनाव में MY फैक्टर में कहीं अगर वो बसपा में चले गए तो चूंकि बसपा से हमें बसपा में हमेशा मुस्लिम लोगों का वर्चस्व रहता है, वो कहीं उसका नुकसान ना हो, इसलिए वो अखिलेश यादव उनके सजा होने के बाद ही गई थी, तो सजा याफ्ता हैं। हाँ। कुछ मुकदमों में जमानत है, कुछ मुकदमों में अपील पे, लेकिन ऐसा नहीं को सजा याफ्ता नहीं है, वो सजा याफ्ता है। एक चीज, दूसरी चीज और बता दूं, ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए विवेक श्रीवास्तव। देखिए आजम खान सजा याफ्ता है, और फिर मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसले से समाज का दृष्टिकोण उस व्यक्ति के बारे में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से अपराधी चुनाव जीत जाते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बड़े बड़े अपराधी, बॉम्बे में एक कौन सा जिसको डैडी डैडी का तरुण गबली, वो भी जीत गया था। तो ये सब घोषित अपराधी हैं, इनको आप चुनाव का सर्टिफिकेट दे करके आप इनको दूध का धुला नहीं बता सकते। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आपको जिस अपराधी पर चर्चा करनी है उस पर चर्चा करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। विषय आज आजम खान का है। आजम खान अपराधी मानसिकता का है, कोई आज से नहीं, अपनी शिक्षा जीवन से है। उस जमाने में इसने सेना को पत्थर फेंके, 1965 से बता रहा हूँ। लगातार ये कह रही हैं कि आजम खान को फंसाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन अब्दुल्ला आजम का जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला आया था, वो भी क्या बीजेपी ने बनवाया था फर्जी सर्टिफिकेट उनका? अच्छा आप एक चीज बताइए, अभी तो चैलेंज हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सर्टिफिकेट का चैलेंज हुआ है, प्रधानमंत्री जी के, ठीक है। अभी आप वो तो जांच का विषय कि फर्जी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको कहना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं अपनी डिग्री लगाकर चुनाव तो उसको लड़ा है? हाईकोर्ट में उसको ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? नहीं। क्यों बिना डिग्री लगाए वो चुनाव? नहीं, जिस डिग्री की आप लोग बात कर रहे हैं उस पर ठीक है, कोर्ट में वो कोर्ट देख लेगा कि है डिग्री, नहीं है डिग्री, है कि फर्जी है। अभी जो मेरा प्रश्न नहीं, इस तरह का कोई मामला लंबित नहीं है, प्रधानमंत्री जी का इस तरह का कोई मामला लंबित नहीं है जो हम लोगों के संज्ञान में। सीधा प्रश्न शुभांगी द्विवेदी जी ये है कि अरे 2 पैन कार्ड थोड़ी बनवाया किसी और ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी बनवाई थी क्या? जी क्या फर्जी डिग्रियां भी उनकी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी? बिल्कुल नहीं, कोई फर्जी डिग्री नहीं है। उन्होंने सही जो चीज लगाया वो सही है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड हमने थोड़ी बनवाए थे, वो तो आजम खान नहीं बनवाए थे। आप आधार कार्ड को शुभांगी द्विवेदी जी, तो क्या आप कोर्ट के फैसले को गलत मानती हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या आप कोर्ट के फैसले को गलत मानती हैं? अब्दुल्ला आजम ने पैन कार्ड बनवाए थे? क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या अब्दुल्ला आजम खान ने पैन कार्ड बनवाए थे? आप ये बताइए। आपको पता है कि आधार कार्ड जो आज के आप आधार कार्ड प्रधानमंत्री जी ने सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना है। आज वर्तमान समय में एक व्यक्ति का 10-10 आधार कार्ड बन रहा है। मेरा आधार कार्ड कोई बनवा सकता है? आपको इसकी जानकारी है? तो कोई किसी के डॉक्यूमेंट को हेराफेरी कर सकता है। नहीं, आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कैसा, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता आप हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक आदमी का 10-10 पैन कार्ड बन सकता, आधार कार्ड बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, वो जेल की हवा खाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं है। गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए। अब अदिति जी का कहिए कि नया एक आधार कार्ड बन जाए फर्जी, ऐसा नहीं, अदिति जी, ऐसा नहीं हो सकता। अदिति जी, आधार कार्ड में आंख की इंप्रेशन, थम्स इंप्रेशन, चेहरा, डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल नाम, पता, बहुत चीजें ऐसी होती है। समय की कमी है, इसकी दायित्व नहीं, बिल्कुल मैंने खुद कोर्ट में मैंने देखा है कि कई लोग जमानत में लेके आते, कई लोग के आधार कार्ड चेंज होते हैं, किसी की फोटो अलग होती है, किसी की चीजें अलग होती है। आप जाइए और जाके पता करिए, अगर गलत निकल गया तो मैं काला कोट निकाल दूंगा। अरे हम लोग कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा नहीं, गलत फहमी का शिकार मत होइए, ऐसा नहीं। मैं चैलेंज कर रही हूँ। नहीं, आप गलत अरे कैसे आप गलत कर रहे हैं? ठीक है, विषय से विवेक मत होइए। बात अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्डों की जो आजम खान ने बनवाए थे, इसमें उसकी सदस्यता गई है। आधार कार्ड को चैलेंज करने का आपके पास बहुत सारा विकल्प है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, चैलेंज कर सकती हैं और ये साबित कर सकती हैं कि आधार कार्ड का फर्जीकरण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया है रियल में। तो कल का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया से निकलकर मंच पर आने जा रही हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कल
बहन जी क्या कुछ कहेंगी और किस तरीके से अपनी पार्टी में नई जान फूकेंगी, देखने वाली बात होगी। इसका असर आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या बसपा के इस कार्यक्रम का खामियाजा पीडीए वाली राजनीतिक पार्टी को भुगतना पड़ता है या 27 के चुनाव में बीजेपी पर ही इसका प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना।